ड्रामा के स्टार्टिंग में एक बड़े घराने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मेड सिलेक्शन का काम चल रहा था और उसमें बहुत सारी लड़कियाँ आए हुए थी। इस छोटे बच्चे को पालने के लिए नैनी का सिलेक्शन होने वाला था। सबको खुद को अनड्रेस करने के लिए बोला जाता है। उनमें कहानी की एक हीरोइन जिंग भी थी। वो भी यहाँ पर मेड बनने के लिए आई हुई थी। उसके लाइफ का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन होने वाला था, क्योंकि अगर वो ये मिशन नहीं पूरा करती और मेड नहीं बनती तो वो अपने सिस्टर का कभी भी पालन पोषण नहीं कर पाती। फ्लैशबैक में वो याद करती है जिंग और उसके सिस्टर बड़े होने के बाद इस शहर में पहली बार आए थे नौकरी के लिए, लेकिन जो इंसान उन्हें रूम दिखाने के लिए लेके गया था वो बहुत ही क्रिमिनल बड़ा इंसान था। उसने जिंग की बहन के साथ बदसलूकी की। इसके बाद जिंग की बहन का मेंटल कंडीशन पूरी तरीके से बिगड़ गया। उसे ठीक करने के लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे और वो पैसे यहाँ पर जिनको कमाने थे, जिन्हें कमाने के लिए वो यहाँ आई हुई थी मेड के सिलेक्शन के लिए। उसके खुद के बाप ने जिंग और उसकी बहन को पैसे देने से साफ मना कर दिया था। इसी वजह से जिंग के लिए आज मेड बनना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था। वो सारी लड़कियों को जो घर की फ़िलहाल बटलर थी चेक कर रही होती है। उन्हें बताया जाता है यहाँ एक छोटा बच्चा है जिन्हें पालने के लिए तुम्हें सेलेक्ट किया गया है। उनमें से कुछ लड़कियों को छाट दिया जाता है। फर्स्ट राउंड जाओ क्लियर कर ली थी, जिंग क्लियर कर ली थी। उसे यंग मास्टर जॉ के पास लेके जाया जाता है। वो छोटे बच्चे का अंकल था। उससे आगे आई लड़कियों में से और कुछ कम लड़कियों को सेलेक्ट करना था, जिनमें से कि वो एक जो को रिजेक्ट कर रहा था। लेकिन जो आगे बढ़ के अपने ड्रेस की खासियत बताती है, अपनी एबिलिटी बताती है, तो वो उसे सेकंड चांस देने के लिए अग्री कर जाता है। जो को थर्ड राउंड के लिए चूज कर लिया जाता है। बेबी को कैसे कपड़े पहनाना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से उसे सिखाई जा रही थी, यानी उनसे जाना जा रहा था। यहाँ पर जो जिंग थी वो बहुत ही सही तरीके से ये सारे काम कर रही होती है। जो कि मॉम यहाँ पर आती है और वह इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रही थी, जांच रही थी। उसे जिंग यहाँ पर पसंद आती है। वो जिंग को भी आगे लेवल तक ले करके जाना चाह रही थी, लेकिन तभी जो आता है और वो जिंग पर नज़र रखते हुए कहता है इसने बहुत ज़्यादा ही फिटिंग कपड़े पहने हैं। जिंग मन में सोचती है जब वो 16 साल की थी तब ये कपड़े लिए गए थे, अब वो 19 की है तो ऑब्वियसली ये कपड़े उसमें फिट तो होंगे ही। वो फिर भी कुछ वैलिड रीज़न दे के बहाना दे करके जो को इम्प्रेस करने का कोशिश करती है। कहती है कि फिटिंग कपड़े होने से काम करने में आसानी होता है, लेकिन जिंग जो उसे कहता है कि तुम बस यहाँ के यंग मास्टर्स को सेड्यूस करना चाहती हो। तभी वो छोटे बच्चे के गले में कुछ अटक जाता है और ये बात केवल जिंग ही नोटिस कर पाती है, क्योंकि उसने नैनी बनने की ट्रेनिंग ली थी इन दिनों। और भी जो बड़ी बड़ी नैनीज आई थी बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ, वो लोग इस बात को समझ नहीं पाती हैं। जिंग उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि इस बच्चे के गले में कुछ अटक गया है, इसी वजह से वो रो रहा है और अगर जल्दी ही इसे नहीं निकाला गया तो उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। जिंग उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी जो नर्सेस थी, बाकी जो नैनीज थी, वो अपना चांस गंवाना नहीं चाहती थी। इसी वजह से वो लोग उस बच्चे को जिंग को दे नहीं रही थी। जिंग को उनसे लड़ करके उस बच्चे को लेना पड़ता है। वो उस बच्चे को उल्टा करती है और जल्दी से उसके पीठ पर थपथपाती है, जिस वजह से कि वो बच्चा वोमिट कर देता है। वोमिट करते ही उसके गले में एक बाल का टुकड़ा फंस गया था। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन ऑन टाइम काफ़ी कम मिला था। सारे लोग यहाँ पर जिंग को बहुत भला बुरा कहने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि इसने बच्चे की जान ले ली, अब इसे जेल तो जाना पड़ेगा। जिंग कह रही है 2 मिनट रुको, इसे होश आ जाएगा, मैंने इसकी जान बचाई है। डॉक्टर आकर के बताते हैं कि सच में इस बच्चे के गले में बाल फंस गया था और बच्चा अब ठीक है, वो नॉर्मल सांस ले रहा है। तब जाकर के जिंग की जान बख्शा जाता है। जो की मॉम थी वो ये देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। जिंग को वो अप्रिशिएट करते हुए बहुत सारे पैसे भी इनाम में देती है। यहाँ पर वो लड़कियाँ जो कि खुद को काफ़ी काबिल बन रही थी और जिंग को बेबी नहीं दे रही थी, उन्हें वहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है। घर के मेड को यहाँ पर मतलब जिंग को अब घर की नैनी हायर कर लिया जाता, हालांकि जो इसके खिलाफ था, क्योंकि उसे जिंग काफ़ी स्कीमिंग लग रही थी। जिंग कहती है आप एक बार मुझे मौका दीजिए, वैसे भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ काम नहीं करने आ रही हूँ, मेरा नैनी का काम है, मेरा काम है बच्चे संभालने का। आपको एक अच्छी और प्रोफेशनल नैनी की ज़रूरत है। अगर मैं अपने काम में सही नहीं उतरी तब आप लोग मुझे जॉब से निकाल देना। जो उसे 3 दिनों का वक्त देता है, वो अग्री कर जाती है।
घर की बटलर जिंग को मेड का ड्रेस ला करके देती है। उसे यहाँ 4 भाई और एक बहन के बारे में बताया जाता है। सारे एक दूसरे से काफ़ी क्लोज थे। जो सबसे बड़ा भाई था सैन, उसके बारे में कहा जाता है गलती से भी उससे तुम सामने मत पड़ जाना, उसे अनजान लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। दूसरा वो जो कि कंप्यूटर साइंस की स्टडी कर रहा है, वो अपने कमरे में ही मोस्टली रहता है। जिंग वो ड्रेस पहन करके रेडी होती है। घर के बटलर जिंग को उस फीमेल जियांग के कमरे में लेके जाती है जो कि इनकी बहन थी, जिनका असल में वो बच्चा था। वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही थी और कोई भी मेड उसके सामने टिक नहीं पाती है। जिंग उस बच्चे को लेकर के उसके सामने जाती है। वो उस बच्चे को देखना तक नहीं चाह रही थी, उस बच्चे से वो नफरत कर रही थी। लेकिन जिंग के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ जियांग के बारे में जिंग देख करके समझ जाती है। उसे कहती है मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। ऐसा नहीं है कि तुम इस बच्चे से नफरत करती हो। तुमने इस बच्चे को बचाने के लिए बहुत सारे इंजेक्शंस लिए हैं। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम अपना स्किन अपना फिगर क्यों ही ख़राब करोगे अगर तुम्हें इस बच्चे से प्यार नहीं होगा तो। जियांग पूछती है तुम्हें कैसे पता। जिंग कहती है मैंने इन चीज़ों की स्टडी की है। जो तुम्हारे बॉडी में सिम्टम दिखते हैं वो तभी होते हैं जब हम बहुत सारे इंजेक्शंस लेते हैं, मल्टीविटामिन्स और बहुत सारी चीज़ों के। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस बच्चे से इतना नफरत करती हो। तब जाकर के जियांग यहाँ पे टूट जाती है। कहती है मेरा हस्बैंड मुझसे पिछले कई टाइम से मिला नहीं है। असल में उसकी एक मिस्ट्रेस है जिसके साथ वो इतना ज़्यादा वक्त बिताता है। वो और उसका हस्बैंड मोजी एक दूसरे से कॉलेज टाइम से प्यार करते थे। आफ्टर दैट उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जियांग प्रेग्नेंट हुई मोजी के बेबी को लेकर के उसका ध्यान भटक गया और अब वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ है। जिंग जो थी वो जियांग को कहती है ठीक है तुम मुझे कुछ वक्त दो, अगर मैं खुद मोजी को मजबूर कर दूं कि वो तुमसे मिलने के लिए आए तो क्या तुम मुझे अपनी मेड रखोगी। जियांग कहती है और ऐसा होगा कैसे। जिंग उसे समझाती है ये तुम मुझे छोड़ दो, जब तक मुझे तुमसे मिलने नहीं आएगा तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। मैं जो कहूँगी वो करना पड़ेगा और अगर मेरी बात मानने के बाद मुझे खुद तुमसे बात करने के लिए आता है तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा और मुझे अपनी पर्सनल मेड रखना होगा। जियांग उसे वार्न करती है और अगर ऐसा नहीं हुआ, मुझे मुझसे बात करने के लिए नहीं आया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिंग उसे भरोसा दिलाती है कि ठीक है ऐसा ज़रूर होगा। वो कहते जियांग उसे बताती है कि अगले कुछ दिनों में मोजी मेरे भाई जो से बिज़नेस डीलिंग करने के लिए घर आने वाला है। मुझे पता है वो मुझे तब भी इग्नोर करेगा, लेकिन वही तुम्हारा अंतिम मौका है। अगर उस टाइम जियांग मुझसे बात करने के लिए आ गया तो फिर ठीक है। जिंग इस चीज़ के लिए अग्री कर जाती है। अपना काम ख़त्म करके वो वहाँ से निकल रही थी। उसके सामने से शैन गुजरता है, घर का बड़ा भाई। वो अपना सर झुका लेती है। इसके बाद वो वहाँ से निकल ही रही थी कि तभी वहाँ पर वो टकराती है जो से। वो उसे सॉरी कहते हुए कहती है सॉरी मुझे पता है रूल के हिसाब से अगर मैं आपसे टकरा गई तो आप मेरे बोनस में से कुछ पैसे काट लो, मेरी गलती यहाँ पर है, मैं देख करके नहीं चल रही थी। जो समझ जाता है कि ये खुद ही यहाँ पर अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले रही है ताकि बात आगे ना बढ़े। दिन का काम ख़त्म करके वो थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में बैठ करके सीसीटीवी से अपनी बहन को देख रही थी। उसकी बहन वहाँ उस कमरे में अकेली ही थी। जिंग को जल्दी से जल्दी पैसे जमा करने थे। अगले दिन मोजी जो उसे बात करने के लिए आता है, लेकिन मोजी को जब वो बिज़नेस डील का ऑफ़र देता है और कहता है कि तुम जाकर के मेरी बहन से एक बार मिल लो, मोजी उसका बिज़नेस डील मना कर देता है और कहता है मुझे तुम्हारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बहन निहायत ही बिगड़ैल और बहुत ही ज़्यादा तुमने उसे सर पर चढ़ा करके रखा हुआ है। अब वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। सारे सोच रहे थे कि वो दोनों इतने साल तक एक दूसरे को डेट किया और जब शादी हुई तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि मोजी जियांग को देखना भी नहीं चाहता है। जिंग जो है वो जियांग के कमरे में जाती है और वो उसे जो कपड़े वो पहनी थी वो कपड़े ना पहनने के लिए बोल करके दूसरे कपड़े उसे पहनने के लिए देती है और कहती है याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था, जो मैं कहूँगी वही तुम्हें करना है और वैसा ही तुम्हें बिहेव करना है। जियांग वैसे भी मुझे उसे भाव नहीं देने वाला था, ये बात जानती थी। दैट्स वाई यहाँ पर वो उसकी बात को अग्री कर जाती है। जो ड्रेस यहाँ पर जिंग देती है जियांग उसे पहन करके रेडी हो जाती है। वो कहती है इस बच्चे को शांति से रखो अपने पास। आई नो अभी तुम इसे हेट करती हो, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम मुझे से गुस्सा नहीं हो सकती हो, चिड़चिड़ा कर उसे जवाब नहीं दे सकती हो। वो जो भी बोलेगा तुम्हें बहुत शांति से ये जवाब देना और ये दिखाना है कि तुम्हें अब मोजी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
जियांग उसकी बात को अग्री कर जाती है। जिंग उसे लेकर के बाहर लॉन में जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद मोजी वहाँ से निकल रहा था। जो बहाने से कहती है, इधर काम चल रहा है, चलिए मैं आपको घर के बैक डोर से बाहर निकाल देती हूँ। मोजी इस बात के लिए अग्री कर जाता है। जिंग जानबूझ करके उसे पीछे वाले एरिया में लेकर के जाती है जहाँ पर कि जियांग मोबाइल बजा रही थी। मुझे उसे देखता है, वहीं रुक जाता है। इसे देख करके जिंग समझ जाती है जियांग अब भी उसे केयर करता है। मुझे कहता है कि जियांग ने अभी भी बेबी दिया है, वो इतने कम कपड़ों में क्यों है। जियांग यहाँ पर अपने बच्चे के साथ खेलने लगती है। इस पे नज़र जो रखा हुआ था वो खुद सोच रहा था कि बहन जियांग से उसका लगा हुआ बेट लगता है कि जिंग जीतने वाली है। मुझे उनके कहने पर तो जियांग से मिलने के लिए नहीं गया और वो खुद अब जियांग से बात करने के लिए जा रहा है। इतने टाइम बाद, इतने महीने बाद मोजी जियांग से बात करने के लिए जाता है। वो अपने बच्चे के साथ खेलना चाह रहा था तो जियांग उसे मना कर देती है। कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारा इस बच्चे से कोई कनेक्शन नहीं है, तुम्हारी मिस्ट्रेस तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, तुम जा सकते हो। मोजी वहाँ पर चले जाता है, लेकिन पहली बार वो अपने सेक्रेटरी को उस दिन का सीसीटीवी चेक करने के लिए बोलता है जब मोजी की मिस्ट्रेस ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जियांग ने उसे धक्का दिया है। वही बात है जियांग से कह रही थी और कहती है, तुम मेरा टेस्ट पास कर चुके हो, तुमने मोजी को मजबूर कर दिया मुझसे आकर के मिलने के लिए, तुम मेरी पर्सनल मेड रह सकती हो। जिंग खुश हो जाती है, उसका जॉब सिक्योर हो गया था और फिलहाल तो उसे कुछ नहीं चाहिए था। वो वहाँ से निकल रही थी। जियांग उसे कहता है, सच में तुम में थोड़ा टैलेंट तो है, देखो तुमने आखिरकार मोजी को जियांग से बात करने के लिए ले ही गया। चलो अब तुम्हें थोड़ा मैं जो है बोनस भी दे दूंगा, अब तुमने इतना अच्छा काम जो किया है। जिंग जानती थी कि इस घर में सबसे खतरनाक तो जो ही है, उससे दूरी बनाए रखने में उसकी भलाई है। शाम में वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है। उसकी बहन की मेंटल कंडीशन अब बिल्कुल ठीक नहीं थी। जिंग उसे देख करके काफ़ी इमोशनल हो जाती है और चाह रही थी कि जल्दी से उसके पास पैसे आ जाए कि वो अपनी बहन के लिए एक अच्छा घर ले सके और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सके। अगले दिन जियांग छोटे बच्चे को लेकर के टेंपल में प्रे करने के लिए जाने वाली थी। वहाँ पर मोजी और उसकी मिस्ट्रेस से वो मिल सकती थी। जिंग उसे कहती ये बहुत अच्छा मौका है मोजी की असलियत, उसके मिस्ट्रेस की असलियत मोजी के सामने लाने का। डोंट वरी, बस ये लास्ट काम तुम कर लो जो मैं कह रही हूँ, देखना मोजी तुम्हारे पास ज़रूर आ जाएगा। ये बात जो को भी पता चलता है। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है, जिंग पर नज़र रखना, वो यहाँ क्या करने वाली है, कहीं मेरी बहन उसकी इस हरकत से हर्ट ना हो जाए। आफ्टर दैट वो लोग टेंपल के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर कि एज यूजल मोजी उस लड़की से बात कर रहा था। वो इनोसेंट बनने का एक्टिंग करके मोजी को अपने चंगुल में बांध के रखी हुई थी। ये सब कुछ देख करके जियांग को बहुत गुस्सा आ रहा था, कितनी ड्रामेबाज लड़की है ये। लेकिन जिंग उससे काम डाउन रहने के लिए कहती है और कहती है, गुस्से से काम नहीं आएगा, हमें मोजी की आंखें खोली है, उसे समझाना है कि वो लड़की बहुत ही बदमाश है, जितनी वो सीधी और बेचारी बन रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। आफ्टर दैट वो लोग प्रे करते हैं तो वो लोग मोजी के मिस्ट्रेस से मिलते हैं। यहाँ पर जो जियांग थी वो कहती है, देखो पिछली बार के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, आई नो तुम्हें ये सब्जेक्ट स्टडी करने का मन था तो मैंने फ़ॉरेन में तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करा दिया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। मुझे भी देख करके चौंक जाता है और कहता है, सुनो मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जियांग कहती, ठीक है मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाना। अब वो लड़की समझ जाती है कि जियांग मोजी के लाइफ से उसे हटाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। अब मोजी उसे कहता है, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो, मेरी वाइफ ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, वो तुम्हारा कितना ख्याल रख रही है। असल में इस लड़की को मोजी ने स्टडी के लिए स्पॉन्सर किया था और अब वो मोजी की ही बीवी बनने का प्लान कर रही थी। बहुत ख़राब दुनिया है, सही कहा गया है, कलयुग है कलयुग। यहाँ पर से जो का सेक्रेटरी था वो सारे वीडियोस बना करके जो को सेंड किए जा रहा था। इधर जाते ही उसकी मिस्ट्रेस अपने असली औकात में आ जाती है। मोजी जियांग के पीछे पीछे जाता है उससे बात करने के लिए। जियांग कहती है, कार में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मोजी कार में जाता है तब वो उसे टैब से रिकॉर्ड किए गए हिडन वीडियोस को दिखाती है। शुरू में तो मुझे गुस्सा कर रहे थे कि ये सब कुछ क्या है। जियांग कहती है, देखो मुझे तुमसे बहस नहीं करना है, तुम बस इन चीज़ों को देख लो, तुम खुद समझ जाओगे। मोजी जब उस वीडियो को देखता है ना तो चौंक जाता है। जिस लड़की पे वो इनोसेंट होने का इतना ट्रस्ट कर रहा था वो कितनी बदमाश है। एक तो वो कह रही होती है कि 10 साल से वो ऐसे अमीर मुर्गे को ढूंढ रही है और अब उसे मोजी मिला है तो वो उसे जाने देने वाली है। और इसके बाद वो यहाँ पर
स्टेयर्स पर से नीचे जंप कर जाती है ताकि चोट लगने का बहाना बना करके उसे मेडिकल पढ़ने के लिए ना जाना पड़े। अब मोजी के सामने कहने के लिए कुछ का था भी नहीं। जियांग उससे कुछ एक्सप्लेनेशन डिमांड भी नहीं करती है। वो उसे वक्त देती है ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो सके। वो उसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर रही थी। फिलहाल जियांग वहाँ से चले जाता है। जैसे ही जिंग वहाँ से बाहर निकलती है तो इस घर का सबसे बदमाश लड़का यान जिंग के पीछे बढ़ जाता है। वो कहता है, अरे क्या ये कामों में लगी हुई है, मेरे साथ रात बिताओ, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। लेकिन जैसे तैसे करके जिंग खुद को निकालती है वहाँ से और अपने कमरे में चली जाती है। उसे अपनी बहन के सिचुएशन का समझ में आता है। वो बेचारी कितने मेंटल प्रॉब्लम से गुजरी होगी, लेकिन फिर भी जिंग टूटने वाली नहीं थी। उसे अपनी बहन को एक बेटर लाइफ देने के लिए इन सब से जूझना ही था। अगले दिन मोजी जियांग से मिलने के लिए आने वाला था। मोजी बहुत गुस्से में थी और उसे वेट करने के लिए घंटों बाहर इंतज़ार करवाती है। जिंग उसे समझाती है, मैं जानती हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन तुम्हें मोजी को माफ़ कर देना चाहिए। मोजी बहुत ही वसूलों वाला इंसान है, तुम्हें पता है। भले ही इमोशनली वो तुम्हारे साथ था, लेकिन फिजिकली उसने तुम्हें कभी चीट नहीं किया। जाओ उससे बात करो, देखो वो क्या कहना चाह रहा है। तब वो उसे मौका देती है और उसे बात करने के लिए अंदर बुलाती है। उसे माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि देखो, अगर तुम्हें मुझे पीटना भी है तो पीट लो, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। मैं बस थोड़ा सा मेंटली कहीं और चला गया था। मैं तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाह रहा था कि हाँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट हो, इतनी खूबसूरत हो, इतनी टैलेंटेड हो, हमसे ज़्यादा अमीर हो। मुझे थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ अंदर आने लगी थी, दैट्स वाई मैं तुमसे कम सुंदर लड़की के पास चला गया था। बताओ भला, ये भी कोई बात होता है। फिर भी जियांग अपने रिश्ते को बचाने के लिए उसे माफ़ कर देती है और फाइनली इन लोगों का पैचअप हो जाता है। घर वाले बहुत ही खुश थे। एक बार फिर जिंग ने यहाँ पर साबित कर दिया कि वो सच में काफ़ी टैलेंटेड है। वो लोग इसी खुशी में एक बड़ी पार्टी रख रहे थे सबको अनाउंस करने के लिए कि जियांग और मोजी का पैचअप हो चुका है और अब जो भी उनके बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। खुश होकर के जो कि मॉम थी वो जिंग को कुछ ब्रेसलेट वगैरह गिफ्ट कर रही थी, लेकिन वो मना करने लगती कि नहीं नहीं, ये तो मेरा काम ही है, मैं इतने महंगे गिफ्ट्स वगैरह नहीं ले सकती हूँ। वो लोग उसकी फीलिंग को समझते हैं और जिंग के लिए कुछ ड्रेसेस मंगा देते हैं जो कि उस पार्टी में पहनने वाली थी। वो जियांग अब से जिंग को अपनी बहन की तरह मानने लगी थी। लिटरली उसने उसकी लाइफ बचाई थी। अगले दिन हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिंग को भी रेडी करके जियांग अपने साथ लेकर के जाती है। अपने घर वालों के बारे में वो बता रही थी सबको, कौन क्या है क्या करता है। जिंग धीरे धीरे सारे घर वालों को पहचान रही थी। खुश होकर के जियांग स्टेज पर जाती है। वो अपने और मोजी के रिलेशनशिप को अनाउंस करती है। जो कंप्यूटर साइंस वाला भाई था वो सैन को सारी इन्फॉर्मेशन देते रहता था। वो लोग जिंग को काफ़ी क्लेवर, काफ़ी कनिंग और गोल्ड डिगर समझ रहे थे, लेकिन जिंग ने खुद को ट्रू साबित किया था इन दिनों। अपनी और मोजी के रिलेशनशिप को अनाउंस करने के बाद यहाँ पर वो जिंग को स्टेज पे बुलाती है और कहती है कि ये सब कुछ इसलिए हो पाया है क्योंकि जिंग ने हमारे रिश्ते को बचाया और आज से मैं इसे बिल्कुल अपनी बहन की तरह मानने वाली हूँ। वो बिल्कुल अपनी तरह ब्रेसलेट यहाँ पर जिंग को गिफ्ट करती है। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ चुल मच जाता है। उनमें से एक जो कि आंटी भी थी, वो कहती है तुम लोग बेकार में जिंग को इतना सर पर चढ़ा रहे हो। अगर इतना ही टैलेंटेड है तो ठीक है, मेरे बिगड़ाल बेटे को वो सीधा करके दिखाया। मैं 1 महीने का इसे वक्त दे रही हूँ और अगर उसने ऐसा कर लिया तो फिर मैं इसके टैलेंट को मान जाऊँगी। उसके फैमिली वाले ऐसा मना कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, जिंग हमारे घर की मेड है, इसे तुम्हारे घर हम नहीं भेजेंगे। लेकिन वो लोग कहने लगते हैं कि नहीं, तुम लोग बेकार में इसे सर पर चढ़ा रहे हो। एट द एंड जिंग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन बस घर में जाती है। वो लड़का बहुत ही बदतमीज़ था, पढ़ना लिखना चाहता नहीं था, सिर्फ गेम्स खेलना और उसे ऑनलाइन लाइव जाना ये सब कुछ पसंद था। वो जिंग पर भी गुस्से में किताब फेंक देता है जिससे उसके सर में चोट लग जाता है। स्टिल यहाँ पर जिंग गुस्सा नहीं करती उस पर और वो उसके थिंकिंग को समझने का कोशिश करती है। आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्यों पढ़ना नहीं चाह रहा है। यहाँ पर जो उसे देखता है, उसे चोट लगा था, वो उसे देख करके कहता है थोड़ा अपना ख्याल रखो, अगर ये शर्त हार जाओगी तो तुम्हें फिर से हमारे घर से निकाल दिया जाएगा ना। वो हमेशा ही यहाँ पर इसी तरीके से जिंग को कमेंट करते रहता था। यहाँ पर वापस से यान उसे मिलता है और कहता है मैं तो कह रहा हूँ अभी भी मौका है, बात मान जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ, तुम्हें इससे ज़्यादा पैसा दूंगा मैं। लेकिन जिंग वापस उसे रिजेक्ट करके अपने कमरे में चली जाती है। वो यहाँ पर उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का कोशिश करती है, लेकिन अगले ही दिन वो लड़का छत पर से जंप करने की जिद करने लगता है। वो कहता है उसे स्कूल्स नहीं जाने हैं, उसे पढ़ना लिखना नहीं है।
घर के नीचे सारे लोग आए हुए थे और वो लोग उसे कह रहे थे कि ड्रामा बंद करो। जिंग यहाँ पर आती है, वो उस बच्चे की माँ से कहती है, एक काम करिए आंटी, आप मुझे 3 दिन का समय दीजिए। 3 दिन के अंदर मैं इस बच्चे को रेडी कर लूँगी कि ये अपनी स्टडीज़ पर फोकस करे, लेकिन जो मैं कहूँगी वो आप लोगों को मानना होगा। मैं इसे बाहर भी लेकर के जा सकती हूँ और फिर आप लोग मुझे इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे। तो मजबूरी में वो ये बात अग्री कर जाती है। जिंग उस बच्चे से बात करने के लिए ऊपर छत पर जाती है, से कहती है कि मैंने तुम्हारी माँ से बात कर लिया है और उन्होंने कह दिया है कि ठीक है, तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले 3 दिन तुम जो कर सकते हो करो, और अगर तुम उसमें अच्छा कर गए तो फिर तुम्हें पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। वो बच्चा खुश हो जाता है। सबसे पहले वो ऑनलाइन लाइव जा कर के अपना डांस वीडियोज़ बना रहा था। जिंग उसको पूरा सपोर्ट कर रही थी वीडियोज़ वगैरह बनाने में। कैमरा से वो लोग सारे उस पर नज़र रखे हुए थे। उसकी माँ तो शुरुआत में गुस्सा कर रही थी कि लड़की क्या करवा रही है, मेरे बेटे को समझाने के बजाय, उसको मोटिवेट करने के बजाय वो ये सारे काम कर रही है। लेकिन उसे पता था कि उस लड़के को कैसे ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं। वो यहाँ पर जो वो करना चाहता था वो सब कुछ उसे करने दे रही थी। पहला वो डांस वीडियो अपलोड करता है, वो वर्क नहीं करता है। जिंग कहती है, अरे हम लाइव भी तो जा सकते हैं ना, तुम जाओ अपने बारे में बताओ लोगों को। वो बच्चा खुश हो जाता है, वो लाइव भी जाता है, लेकिन ना तो उसके पास टैलेंट था और ना ही उसके पास कुछ और था लोगों को दिखाने के लिए। दैट्स वाई उसका लाइव भी यहाँ पर नहीं चलता और लोगों से कहने लगता है, अरे जाओ पहले कुछ बन के आओ, थोड़ा टैलेंट वैलेंट लेकर के आओ। अब उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और वो बाहर जाना चाहता था, बाहर जाकर के काम करना चाहता था। जिंग कहती है, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। सैन तक ये सारी बातें पहुंच रहा था और सैन भी सोचा था कि ये लड़की करना क्या चाह रही है। वो परमिशन तो ले ही चुकी थी उनकी फैमिली से, तो वो छोटे बच्चे को बाहर लेकर के जाती है। पहले वो रोड साइड फूड स्टॉल पर काम करना चाह रहा था, लेकिन उसे कुछ भी बनाने ही नहीं आता था। उसे तो लगा था कि लोग उसकी शक्ल देख करके आ जाएंगे खरीदने के लिए, लेकिन लोग तो टेस्ट की वजह से जाते हैं, ना कि शक्ल देख करके शॉपकीपर के। ये भी काम उसका नहीं बन पाता है। वो उसे होटल लेकर के चली जाती है काम कराने के लिए। अब ऑब्वियसली उसके पास डिग्री तो थी नहीं जो उसे ढंग का काम मिलेगा, तो उसे क्लीनिंग का ही वर्क मिलता है। अब उसे वो भी नहीं करना था। इधर उसकी माँ जाकर के जिंग के पहले ऑनर लोगों को काफ़ी सुनाने लगते हैं कि देखो तुम्हारी मेड ने मेरे बेटे का क्या हालत कर दिया है। 3 दिन पूरे होने वाले, अगर कल सुबह तक मेरा बच्चा स्कूल जाने के लिए अग्री नहीं किया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली हूँ। उसने मेरे बेटे को ऐसे ऐसे कंडीशन में डाला है, लेकिन उन लोगों को तो जिंग पे ट्रस्ट था। तभी वो बच्चा यहाँ अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है, माँ अब मुझे अकल आ गया है, मैं आगे से पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। उसकी माँ ये सुन के चौंक जाती हैं, इसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। यहाँ पर जिंग अपने हाथों का बना खाना उस छोटे बच्चे को दी थी और उसे ज्ञान दे रही थी। लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए हमें पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही में वो वीडियोज़ को भी रिकॉर्ड कर रही थी उस बच्चे के एक्सप्रेशन को, और ये वीडियो इस पर सच में वायरल हो जाता है। वो बच्चा खुद से प्रॉमिस करता है कि वो कोई तमाशे नहीं करेगा, वो सच में मन लगा करके पढ़ाई करेगा, और कल से वो खुद ही उठ करके स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो जिंग को थैंक्स बोलता है उसका अकल ठिकाने लगाने के लिए। वो कहता है वो सच में मन लगा करके पढ़ाई करेगा और अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद ही ये सब कुछ सोचेगा। वो स्कूल के लिए निकल रहा था, उसकी माँ से वो मिलता है। वो मॉम को कहता है, मॉम मैं आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करने वाला और मैं सच में मन लगा करके पढ़ाई करूँगा। यहाँ पे उसकी माँ ये देख करके चौंक जाती है। उस बच्चे के स्कूल जाने के बाद वह जिंग से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है, उसे थैंक्स बोलती है और उसे अपने घर ही काम करने के लिए कहती है। लेकिन जिंग मना कर देती है और कहती है, आंटी नहीं, हमारे जो पहले ऑनर है मैं उनके लिए बहुत ही लॉयल हूँ। आपने सिर्फ मुझे चैलेंज किया था, इसी वजह से मैं आपके घर काम करने के लिए आई थी। तब तक यहाँ पर जियांग अपनी माँ को लेकर के आ जाती है और उसे लगता है कि कहीं जो जिंग है वो सच में उसकी आंटी की बातों में ना आ जाए और उनके साथ जॉब करने के लिए ना हाँ कर दे। दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन जिंग कहती है कि आंटी डोंट वरी मैम, मैं आपको छोड़ करके कहीं और काम करने के लिए नहीं जा रही हूँ। ये सारी बातें जो को भी पता चलता है। अब जिंग के इतने अच्छे काम की वजह से वो खुश होकर के उसे अपना एक फ्लैट गिफ्ट करना चाह रहा था। वो जिंग को अपने घर ऑफिस में बुलाता है, क्योंकि उसने जिंग के लाइफ के बारे में पूरा पता लगाया था, तो उसे उसकी बहन के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुका था। जिंग यहाँ पर जो से बात करने के लिए आती है। जो जैसे ही जिंग को यहाँ पर अपना फ्लैट ऑफ़र करता है, जिंग कहती है नहीं, ये बहुत ही कॉस्टली है और मैं अपने काम के अलावा और कोई एहसान आपकी फैमिली से नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि फिर आपका एहसान मेरे सर पर आ जाएगा और जिसे मैं चुका नहीं पाऊँगी। वैसे भी मैंने डिसाइड किया है मुझे जितने पैसे चाहिए यहाँ काम करने के बाद जैसे ही वो जमा होंगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। अब जो सोच रहा था सब कुछ उसकी लाइफ में सही चल रहा है, वो लोग उसे इतने ज़्यादा पैसे वैसे भी दे रहे हैं, तो फिर सब कुछ जिंग क्यों छोड़ रही है।
जो छोटा भाई हुआ था वो सारी बातों को सुन रहा होता है और सैन को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जिंग सच में बहुत ही अच्छी इंसान है। वो कोई गोल्ड डिगर नहीं है, वो बस अपनी मेहनत के पैसे ले रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो थोड़ा उदास था, क्योंकि उसे पता था कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही जिंग चले जाएगा। जो हुआ है वो सैन को कहता है एक बार जिंग से मिल तो लो, मैं कह रहा हूँ श्योर ये बहुत ही अच्छी लड़की है। लेकिन सैन अपने काम में दिन भर इतना बिजी रहता था, वो खुद कहीं घर वालों से मिल नहीं पाता था, तो घर की मेड से क्या जा करके मिलेगा। अगले दिन जिंग के लाइफ में एक नया चैलेंज आ जाता है। यान की माँ उसे कहती है अब तुम्हारे लाइफ का एक बड़ा चैलेंज आने वाला है, तुम अगर उसे सुधार दो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे खासे पैसे देने वाली हूँ। अब यहाँ पर जिंग को जो पैसे मिलने वाले थे वो असल में उसकी पूरी बहन के ट्रीटमेंट और नए घर के लिए काफ़ी होने वाले थे। कुछ सोचने समझने के बाद वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो जाती है जियांग से बात करने के लिए और उसे सारी बातें बताती है। जियांग उसे कहती है देखो मुझे पता है तुमने डिसीजन ले लिया तो तुम उसे चेंज नहीं करने वाली हो, फिर भी मैं कहूँगी संभाल करके रहना। वो बहुत ही बदमाश इंसान है, हम सारे भाई बहनों में बदमाश है वो, किसी की बिल्कुल नहीं सुनता है। और तुमने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है, मेरी शादी बचाई है, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने नाम पर एक जो फ्लैट है वो तुम्हें गिफ्ट करना चाह रही हूँ। प्लीज़ उसे मना मत करना, मैं बहुत इंसिस्ट कर रही हूँ और ये हमारा कोई और एहसान नहीं है, तुम मेरी बहन की तरह हो, इसी वजह से मैं तुम्हें दे रही हूँ। जिंग तब जा कर के उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर दी है। फिर वो अपनी बहन से मिलने के लिए चली जाती है। वो उसे उस गंदे घर से अपनी बहन को नए घर में लेके गई थी, जो उसे सिर्फ दूर से देख रहा था। अब जिंग का अगला मिशन था उसकी बहन के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के पैसे जमा करना। इसी पॉइंट पर हमें इस कहानी का सीज़न 1 कंप्लीट कर दिया जाता है। अगले सीज़न में हम लोग देखेंगे कि वो सैन और हुओ का दल किस तरीके से जीत रही है, क्या वो अपने मिशन में कंप्लीट हो पाएगी या फिर वो यान को कभी सुधार ही नहीं पाएगी। कहानी अच्छी लगी होगी तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे ना। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नए ड्रामा के हिंदी डबिंग में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।